बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। व्हाट काइंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन ग्लूकोज। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन बी है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन सी है 2,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन डी है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एमसीक्यू नंबर 2 है Which one of the following molecule has the lowest molecular weight? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सेलुलोज। एमसीक्यू नंबर 3 है Which is an aldo sugar? ऑप्शन ए है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑप्शन बी है ग्लाइसरल्डिहाइड, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी है राइबुलोज। एमसीक्यू नंबर 4 है Which of the following has the greatest number of glycosidic bond? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है एमाइलोज, ऑप्शन डी है विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो हमने कल कर लिया था। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बाद जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन नंबर एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। सबसे जो पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो कार्बन की तादाद होती है वो 3 से लेके 7 तक हो सकती है। और अगर इसी तरह से मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। जो सेकंड मेजर ग्रुप है वो ओलिगोसेक्राइड का है, जिसके अंदर मोनोसेक्राइड यूनिट्स 2 से लेके 10 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट हैं तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड नहीं कहेंगे, उसको हम पॉलीसेक्राइड का नाम दे देते हैं। मोनोसेक्राइड के अंदर हमारे पास ग्लूकोज, राइबोज, राइबुलोज इसके एग्जाम्पल। ओलिगोसेक्राइड के अंदर लैक्टोज, सुक्रोज एग्जाम्पल्स हैं। और इसी तरह अगर पॉलीसेक्राइड की बात करें तो स्टार्चेज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड की तरफ आते हैं। मोनोसेक्राइड के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इसकी, प्रॉपर्टीज, और फिर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर इसकी देखेंगे अकरेंस स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर हम देखेंगे कि ये जो किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, फिर इसकी हम इक्वेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर दी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फर्दर यूनिट्स के अंदर ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब भी हम इनको तोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक होंगे। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और स्वीट इन टेस्ट होने के साथ साथ जब हम इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो ऑल दी कार्बन जो होती हैं, ऑल दी कार्बन्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट फंक्शनल कार्बन। जो फंक्शनल कार्बन होगी उसके अलावा जितनी भी कार्बन होंगी उनके साथ क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। तो फंक्शनल कार्बन कौन सी हो सकती है, ये एल्डो कार्बन भी हो सकती है, ये कीटो कार्बन भी हो सकती है। अगर हम इसकी टाइप को डिस्कस करें, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी 2 टाइप्स हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं एल्डो शुगर। एल्डो शुगर या एल्डो मोनोसेक्राइड वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इसकी जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कीटो शुगर हो सकती हैं। कीटो शुगर उस वक्त होंगी जब कीटोन ग्रुप जो है वो इन शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि एल्डो शुगर क्या होगी। ग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि क्या है, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है। इसकी जो टर्मिनल कार्बन होती है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी जो कार्बन होती हैं वहाँ पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम कीटो शुगर की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा वो एंड पे नहीं बनेगा, टर्मिनल पे नहीं बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, सेकंड कार्बन पे बनता है। और बाकी जो इसकी कार्बन होंगी उनके साथ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अटैच होगा। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड जो कि एक
एल्डो शुगर है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि हमारे पास एक कीटो शुगर है। तो इसी तरह अगर हम इसकी अकरेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास ये आपको मिलेंगे स्ट्रेट चेन के अंदर। स्ट्रेट चेन के अंदर मिलेंगे। सम टाइम क्या होता है कि जब हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन जो है ये रिंग की फॉर्म में आ जाती है, मीन ये रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज की डिस्कस करेंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे फ्रुक्टोज को। तो अब हम ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, उसकी कार्बन नंबर 3 पे आके रिवर्सल हो जाती है। ये हमारे पास इसके अंदर 3 कार्बन है, बाकी जो रिमेनिंग कार्बन उनके साथ हाइड्रोक्सल जो है वो राइट साइड पे होगा, हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी। ये हमारे पास ग्लूकोज है। इसी तरह से जो फ्रुक्टोज है वो भी एक 6 कार्बन है। डिफरेंस क्या है कि फ्रुक्टोज हमारे पास एक कीटो शुगर होती है। इसमें भी हमारे पास जो हाइड्रोक्सल होंगे वो राइट साइड पे होंगे, हाइड्रोजन जो होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी, सिवाय जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे थोड़ी सी रिवर्सल आ जाती है। ग्लूकोज यहाँ पे 2 फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है। या तो ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म के अंदर हो सकता है, या ये हो सकता है किस फॉर्म के अंदर, लीवो रोटेटरी फॉर्म के अंदर हो सकता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको कहते हैं कि जब हमारे पास ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे अपीयर हो रहे हो। ये देखें, ये राइट साइड के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ एक ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। लीवो रोटेटरी इसका बिल्कुल एक मिरर इमेज आएगा। जब ये वाले कंटेंट दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, उस वक्त हम इसको लीवो रोटेटरी का नाम देते हैं। तो नेचर के अंदर जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हमारी जो डिस्कशन होगी वो ज़्यादातर डेक्स्ट्रो रोटेटरी तक होगी। हम जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो इसने रिंग फॉर्म के अंदर आ जाना, ये भी रिंग फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये भी रिंग फॉर्म के अंदर आ जाएगा। हमारे पास ये जो प्रोजेक्शन बन रही है इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। जब हम इसको रिंग की फॉर्म में ले जाएंगे तो उस वक्त हावर्थ जो प्रोजेक्शन है उसको हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको वाटर के अंदर डालें, हमारे पास ऑक्सीजन कौन सी है, ये जो फंक्शनल कार्बन की ऑक्सीजन थी ये थी। उसके बाद हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 आ जाएगा, उस कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर ये हमारे पास 6 है। अब क्योंकि हमारे पास 5 क्योंकि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास रिंग की फॉर्म में आ रहा है, 1 2 3 4 5 कार्नर के ऊपर जो है वो कार्बन आ जाएंगी, जबकि 6 कार्नर के ऊपर ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं वो टॉप पे आ जाएंगी, जो राइट साइड पे हैं वो नीचे आ जाएंगे। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं कि कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल नीचे आ जाएगा, जो लेफ्ट राइट साइड वाली चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 में रिवर्सल है, कार्बन नंबर 4 में इस तरह से है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगी। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जब हम फ्रुक्टोज को डील करेंगे तो फ्रुक्टोज बेसिकली क्या करेगी, ये भी रिंग फॉर्म में जाएगी, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन नंबर 2 की जो ऑक्सीजन है उसका और सेकंड लास्ट कार्बन का बनेगा। तो इस तरह रिंग के अंदर 1 2 3 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4 कार्बन आ जाएंगी और एक जो है इसके अंदर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो रिंग बनेगा 5 कॉर्नर रिंग बनेगा। ये 5 कॉर्नर रिंग कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें एक स्ट्रक्चर रिंग से ये बाहर चला जाएगा, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है CH2H ये चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 का ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 के ऊपर ऑलरेडी रिवर्सल है, 4 के अंदर ये होगा, 5th के अंदर हमारे पास CH2H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रुक्टोज है वो हमारे पास रिंग फॉर्म के अंदर आ रही होती है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जब रिंग बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 6 कॉर्नर रिंग बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं।
हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो 6 कार्बन रिंग बनाता है। 6 कार्बन रिंग को हम पायरानोज कहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या बनाएगा, ग्लूको पायरानोज जो है वो बना देगा। राइबोज जो कि हमारे पास 5 कार्बन एल्डिहाइड शुगर है, जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये भी रिंग की फॉर्म में आएगा। रिंग जो 4 कार्बन रिंग होता है उसको हम फ्यूरॉन कहते हैं, तो ये क्या बनाएगा, राइबोफ्यूरानोज जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो इस तरह से बेसिकली इसकी कन्वर्जन होती है स्ट्रेट चेन से रिंग के अंदर। और अगर 6 कार्बन रिंग है पायरोन कहेंगे, 5 कार्बन रिंग है उसे फ्यूरॉन का हम नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो एग्जिस्टेंस स्टेट है ये 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। नॉर्मली अगर तो ये आपको फ्री स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये कंबाइंड स्टेट के अंदर भी, फेज के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर तो ये फ्री फेज के अंदर, फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फ्री स्टेट के अंदर इनका जो ज़्यादातर रोल होता है वो फंक्शनल रोल होता है, मीन हमारी बॉडी को ये एनर्जी दे रहे होते हैं। कंबाइंड जब स्टेट के अंदर आ जाते हैं तो इनका जो ज़्यादातर रोल होता है मोनोसेक्राइड का वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चर रोल पाया जाता है। इसके अलावा मोनोसेक्राइड जो है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका सोर्सेज क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ग्लूकोज जो है वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बन रहा होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को डिस्कस करें तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इस तरह से है कि इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, C6H12O6 बना रहे होते हैं और एज बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। तो ये जो रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर 10 ग्राम हमने ग्लूकोज बनाना हो उसके लिए सन की तरफ से जो एनर्जी चाहिए होती है वो 717.7 किलो कैलोरीज अगर सन से आती है तो उस वक्त 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट पाए जाते हैं। मीन अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के करीब मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं और मिलने के बाद कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड को हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं उनको हम पॉलीसेक्राइड का नाम दे रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ओलिगोसेक्राइड द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that contain 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, उसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट हो, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन जब उनकी ब्रेकडाउन की जाती है वो 2 से लेके 10 तक जो है मोनोसेक्राइड यूनिट दे सकते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड के मुकाबले में लेस स्वीट होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, इन वाटर। और अब बनते ये कैसे हैं, जब ये बनते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दे रहे थे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो इस तरह से बनता है कि एक तरफ कार्बन होती है, ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन को जोड़ रही होती है। अब हम देखते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो सुक्रोज की लेंगे। सुक्रोज हमारे पास एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बन रहा होता है। इसी तरह हमारे पास लैक्टोज है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बन रहा होता है। तो अगर ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 यूनिट है उसको डाइसेक्राइड, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि जो सुक्रोज है इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर की तरफ
हाइड्रोजन है, नीचे की तरफ हाइड्रोक्सल है। लेकिन ये इसकी कार्बन नंबर 1 है, इसकी कार्बन नंबर ये जो है ये 2 है, इसकी कार्बन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सल यहाँ पे है, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल अंदर की तरफ है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, कार्बन नंबर 5 है और इस साथ ये कार्बन नंबर 6 है। कार्बन नंबर 5 के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होता है। अब हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा क्यों कि हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है, अगर हाइड्रोक्सल नीचे की तरफ है तो इसको हम अल्फा कहते हैं, अगर हाइड्रोक्सल ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इसको हम बीटा का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो फ्रुक्टोज है ये भी अल्फा फ्रुक्टोज है, क्योंकि इसका हाइड्रोक्सल जो फंक्शनल कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोक्सल जो है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे जब इसका बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड किस तरह से बनेगा कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। इसलिए हम इस बॉन्ड कहते हैं कि ये 1 है, 1 ग्लूकोज का है, 2 जो है फ्रुक्टोज का है। कौन सा बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिज लिंकेज का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनते हैं, इनको हम ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। अगर वो 1,4 के दरमियान बन रहा है उसे 1,4 कहेंगे, 1,5 के दरमियान बन रहा है 1,5 कह देंगे। तो जिस जिस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है उसका नाम लेके साथ हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों जो है वो अल्फा लिंकेज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन सुक्रोज। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डाइसक्राइड बनते हैं। इसी तरह से ट्राइसक्राइड बनेंगे, इसी तरह से हमारे पास जो टेट्रासेक्राइड हैं वो बन रहे हो। पॉलीसेक्राइड के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि दी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स that contain more than 10 monosaccharide units। अगर 10 monosaccharide units हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो ये क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, और साथ हम क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर इनका जो ज़्यादातर रोल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब हम कौन कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे, इसकी एक टाइप हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्चेस क्या होते हैं, इसकी दूसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोजन क्या होता है, इसकी जो तीसरी टाइप डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे कि सेलुलोज क्या होता है। ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है। अगर सबसे पहले हम आ जाएं कि स्टार्चेस क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक इसकी टाइप है एमाइलोज, दूसरी इसकी टाइप है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बन रही होती है। एमाइलोज जो है वो हमारे पास अनब्रांच्ड होती है, स्ट्रेट चेन के अंदर होती है, और नॉर्मली जो एमाइलोज होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं इन हॉट वाटर। लेकिन जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांचेस बनाती है, ये ब्रांच्ड होती है, और ना तो ये ठंडे पानी में हल होती है और ना ही ये हॉट वाटर में हल हो रही होती है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सिंपल ग्लूकोज से मिलकर बन रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एमाइलोज क्योंकि हमने अभी कहा है कि ये किन से मिलके बनेंगे, ये ग्लूकोज के जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वहाँ से मिलके बन रहे होते हैं। ये हम ग्लूकोज के कुछ यूनिट्स बना लेते हैं, फिर हम इनको आपस में जोड़ देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है जिस बॉन्ड को हम कहते हैं कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मीन हमारे पास जो एमाइलोज है यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है बिटवीन दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
एक इसकी चेन जो है वो ऊपर की तरफ है। अब सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे एक लिंकेज बन जाता है बिटवीन दी टॉप चेन एंड लोअर चेन। वो टॉप चेन और लोअर चेन के दरमियान में जो लिंकेज बनता है ये एक लिंकेज बन जाएगा। इस लिंकेज को हम कहते हैं कि 1,6 है। तो इट मीन कि हमारे पास जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो पाया जा रहा है, लेकिन इन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है वो भी प्रेजेंट होता है, डबल लिंक प्रेजेंट होता है इन अमाइलोपेक्टिन। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन की तरह के होते हैं, मीन ये भी ब्रांच्ड होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है कि ग्लाइकोजन के अंदर जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं और अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती। यहाँ पे जो ब्रांचेज आ रही होती हैं वो तकरीबन 18 to 20 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बाद आ रही होती हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेज आ रही होती हैं वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 10 to 12 मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बाद ब्रांचेज जो हैं वो बन रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेलुलोज है। सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलके बनता है। इसके अंदर जो लिंक पाया जाता है उस लिंकेज को हम बीटा लिंकेज का नाम दे रहे होते हैं। वो बीटा लिंक जो है उसकी वजह से सेलुलोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्लाइकोजन और स्टार्च से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, सिर्फ एक लिंकेज के चेंज होने की वजह से। तो दिस इज़ दी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।